गाइस, आज हम बात करेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में। बेसिकली इंजंक्शन दो तरीके की होती है, टेम्परेरी इंजंक्शन और एक परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन को डील किया है सेक्शन 38 टू 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। आज हम बात करेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में। बेसिकली इंजंक्शन होता क्या है? इंजंक्शन कोर्ट का ऑर्डर है किसी काम को करने को कहने के लिए या उसको एब्सटेन करने के लिए। बेसिकली यानी कि या तो कोर्ट कहेगा आप इस काम को करो या कोर्ट आपको एब्सटेन करेगा उस काम को करने से। जो टेम्परेरी इंजंक्शन है सेक्शन 94C रेड विथ ऑर्डर 39 125 रूल 125 ऑफ सीपीसी के अंदर दिया हुआ है। इंजंक्शन एक इक्विटेबल रिलीफ है और इसके लिए आपको कोर्ट में जो है क्लीन हैंड से आना पड़ेगा। वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो इंजंक्शन बेसिकली जब भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं इंजंक्शन की, वो तब लगाते हैं जब आपको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है डेंजर में है कि डैमेज हो जाएगी या उसको कोई एलिनिएट कर देगा या जो है वो प्रॉपर्टी को सेल कर देगा या डिस्पोज कर देगा या किसी आदमी को डिस्पोजेस कर देगा। तो कोर्ट से इमीडिएट रिलीफ चाहिए, अदरवाइज पर्पज ऑफ सूट ही डिफीट हो जाएगा। तो उस केस में जो है आप टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं। तो जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो कोर्ट आपको सुनता है और रिलीफ ग्रांट करता है। जब कोर्ट आपकी फेवर में ऑर्डर पास कर देता है तो उसके बाद अगर मान लो जिस पार्टी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया है वह पार्टी जो है उस ऑर्डर को ओबे नहीं करती है और कंटिन्यूस ब्रीच करती है, तो कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है या उसको जेल में भेज सकता है। जेल में उसको मैक्सिमम 3 महीने के लिए भेज सकता है सिविल प्रिजन में, या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, 1 साल तक वो अटैचमेंट रह सकती है और प्रॉपर्टी को सेल भी किया जा सकता है। जब भी आप एप्लीकेशन लगाते हैं इंजंक्शन की, कोर्ट जो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है और क्या करता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस होता है और वो पार्टी आती है, तब एप्लीकेशन पे बहस होती है और आपकी एप्लीकेशन टेम्परेरी रिलीफ के लिए डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर मान लो रिलीफ इस तरीके की नेचर का है, कोर्ट को लगता है कि मान लो नोटिस देने से पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर देता है। लेकिन जब भी एक्स पार्टी ऑर्डर आपका होगा तो उसकी जो आपको इमीडिएटली जो आपकी जो प्लेंट आपने फाइल की थी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, जो एप्लीकेशन आपने फाइल की थी, अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो आपको डिफेंडेंट को सर्व करनी पड़ेगी ऑन द सेम डे या नेक्स्ट डे, और इस बात का एफिडेविट आपको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई रिलीफ जो है आपको टेम्परेरी रिलीफ विदाउट एक्स पार्टी रिलीफ आपको मिल गया है तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को विद इन 30 डेज डिसाइड करेगा। अगर मान लो ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन लेने के लिए आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, मिस इन्फॉर्मेशन दी है, तो कोर्ट जो है उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है। और अगर एक बार इंजंक्शन का ऑर्डर किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में हो गया तो वह ऑर्डर बाइंडिंग होगा उसके ऑफिसर्स पे भी। दोस्तों, इंजंक्शन जो है इक्विटेबल रिलीफ जो है एंड ऑफ द जस्टिस को मीट करने के लिए दी जाती है। कोर्ट इंजंक्शन की रिलीफ देने से पहले 3 चीज को कंसिडर करता है। सबसे पहला, प्राइमा फेसी केस जो है आपकी फेवर में होना चाहिए। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपकी तरफ टिल्ट कर रहा होना चाहिए। और तीसरा, आपको इरिपेरेबल इंजरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो कोर्ट जब सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके पास होते हैं प्लेंट हिडेंसी, उसको देख के लगता है कि प्राइमा फेसी इंजंक्शन देना चाहिए तो कोर्ट इंजंक्शन देता है। और उसको लगता है कि जो आपने जो ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपकी तरफ टिल्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को देख के लगता है, तो वह कोर्ट जो है आपकी फेवर में इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। और अगर मान लो आप किसी भी तरीके की आपको ऐसी इंजरी हो जाएगी जो कि फिर आपको कंपेंसेट नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट कंसीडर करता है और आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देता है। बेसिकली टेम्परेरी रिलीफ इसीलिए दी जाती है ताकि पर्पस ऑफ द सूट जो है डिफीट ना हो जाए। तो दोस्तों, यही सब कुछ था इंजंक्शन को लेकर, टेम्परेरी इंजंक्शन को लेकर। तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।